तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज वापस चलेंगे एक बार फिर कांजूर नगर में, कांजूर गांव में, अशोक भाऊ जोशी का गांव। और कहानी शुरू करेंगे कैसे अशोक जोशी साउथ मुंबई के कारनाक बंदर एरिया से कांजूर गांव पहुंचे। पुरानी कहानी है। बहुत से लोगों से हमारी बातचीत हुई और बहुत से लोगों ने हमें अपने बयान जो उन्होंने कहना था वो वॉइस मैसेज पे भेजे, रिकॉर्ड करके। कुछ लोगों ने लिख के भेजे, कुछ मराठी में थे, कुछ हिंदी में थे और कुछ बयानों में डिक्शन की बहुत प्रॉब्लम थी, कुछ में गाली गलौज भी था, कुछ लोगों ने बातचीत करते करते गालियां निकाली हुई थी। तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी कि ये सब कुछ आपके तक पहुंचाएं, तो कैसे पहुंचाएं। आज पहले एपिसोड में थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बतानी जरूरी है। कल से आपको कोई बैकग्राउंड नहीं मिलेगी। एक लगातार अशोक भाई जोशी की और कांजूर गांव की स्टोरी लगातार चलेगी। बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं इस स्टोरी में। लेकिन पहली स्टोरी में थोड़ी सी बैकग्राउंड बतानी आपको जरूरी है कि इतने दिन हमें क्यों लगे इस सीरीज को बनाने में। पहले विखरूली की सीरीज हमारी नहीं अच्छी तरह चल सकी क्योंकि जो लोगों ने इन्फॉर्मेशन भेजी उसको क्रॉबोरेट करने का कोई साधन हमारे पास नहीं था। वही समस्या हमें कांजूर से आ रही थी कि इस सारे मटेरियल को एक तरतीब में, एक लड़ी में ला के कैसे आपके सामने पेश किया जाए। तो हमारी मदद की वहाँ के दो नौजवान लोगों ने, जिनमें से एक वहीं पे पैदा हुए, वहीं बड़े हुए, वहीं से निकल के अब कहीं और रहने चले गए, और दूसरे जो वहाँ के रहने वाले नहीं हैं लेकिन वहाँ एक स्कूल में काफ़ी देर वो टीचर रहे और टीचर भी थिएटर ड्रामा बच्चों को सिखाते थे। टीचर कह लो आप, या इस किस्म का जो डांस वांस सिखाना, कल्चरल एक्टिविटीज, ये सब। उन भाई साहब ने हमारी बहुत मदद की और उन्होंने कहा कि उनका नाम नहीं लिया जाए। उन्होंने पूरी मेहनत करके इन दोनों लोगों ने वो सारे मटेरियल को एक लड़ी में परोया। अशोक जोशी के शुरुआती दिनों से लेके उनकी ऊपर हुआ हमला, उनकी मौत और उसके बाद का पूरा बयान उन्होंने बाखूबी किया। अब सबसे ज़्यादा मटेरियल हमें 81-82 साल के बुजुर्ग ने दिया जो बहुत अच्छी तरह कांजूर को जानते थे। अशोक जोशी के आने से पहले से वहाँ पे वो रह रहे थे और उन्होंने पूरी बैकग्राउंड बताई, लेकिन वो मराठी भाषा में थी जो आपको समझ नहीं आ सकती थी। और उम्र के हिसाब से वो बोलते भी बहुत स्लो थे, बहुत शब्द समझ नहीं आते थे, नाम भी कई बार बराबर नहीं ले सकते थे। लेकिन बहुत हिम्मत उन बुजुर्ग लोगों की जिन्होंने आपके लिए, हमारे लिए इतनी मेहनत से वो पूरा रिकॉर्ड करके हमने भेजा। हमने वो पूरा मसाला, पूरा डिटेल्स इन दो लोगों को भेजी। उनमें से हमारे जो कलाकार मित्र हैं उन्होंने वो पूरा वृत्तांत अपनी भाषा में हिंदी में सुनाया। आज के पहले एपिसोड में उनकी बोलने की स्पीड थोड़ी सी कम है क्योंकि ऐसे काम उन्होंने कभी किए नहीं थे। लेकिन उसके बाद जो कल से जो एपिसोड चलेंगे उनमें बहुत बराबर बोले हैं। उनको थोड़ा प्रैक्टिस हो गई थी, हौसला हो गया था, तो बहुत अच्छी तरह बोले हैं। आज के लिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि शायद उनको तेज बोलना चाहिए था, लेकिन जो उनका प्रोफेशन नहीं है, वो बेचारे इस कोशिश में रहे कि जिस तरीके से वो 80-82 साल का बुजुर्ग आदमी बोलता है, उन्होंने उसी तरह बोलने की कोशिश की।
और वो हमें भेजा, हम उसको दोबारा भी कर सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट होता है। तो जो ये भाई साहब आपको सुना रहे हैं, ये इनकी बात नहीं है, ये उस बुजुर्ग की बात है जो आपको अपनी भाषा में सुना रहे हैं। और वही बात जो उन्होंने मराठी में हमें रिकॉर्ड करके भेजी थी, इन्होंने जैसे जैसे वो बुजुर्ग पॉज लेते थे, इन्होंने भी थोड़े पॉज ले लिए। उन्होंने कहा मैंने ऐसे कहा, इन्होंने भी कह दिया मैंने ऐसे कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहानी हमारे इस मित्र की है, ये कहानी उस बुजुर्ग की है। क्या, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, कुछ मजबूरियाँ आपको बता दी, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आप इसको समझ सकते होंगे कि कितना मुश्किल होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में बोलना। खैर, मेहनत हमारी कामयाब हुई। अभी आने वाला दिन पता नहीं कितने एपिसोड बनेंगे, तो आपको सुनाते रहेंगे, फिर कुछ और सिलसिला शुरू करेंगे। पहले एपिसोड में करनाक बंदर से अशोक भाऊ जोशी कैसे कांजर मार्ग पहुंचते हैं उस गांव में, और जाते ही उनकी मुखालफत कैसे होती है। देखिए, आप नए एरिया में जाते हो, वो एरिया वालों को पता नहीं आप कौन हो, आप भाई हो या शरीफ आदमी हो। लेकिन उसके पहले अशोक भाई जोशी के रिश्ते बहुत अच्छे। वी आर ए गैंग, पूरा जो 3 लोगों की एक ट्राइंगल का गैंग था, बाबू रेशम, रमा नायक और अरुण गवली, इन तीनों को जानते थे। और मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा कि नहीं तो आपको लगेगा यही बातें वहाँ हो रही है, रेपिटेशन हो जाएगी, लेकिन थोड़ा कंटेक्स्ट उसका जो कड़ी जोड़ने वाली बातें हैं वो खाली आपको बता रहा है। तो इनके ऊपर वो जमाना था जब तड़ी पार लोग थे, वो विकरोली के उस पार भेज दिए जाते थे, और कांजर विकरोली के बाद में आता है। उसके बाद तड़ी पार की लिमिट विकरोली भी क्रॉस करके सारा करके थाना तक लगा दी गई थी। तो सिटी, मुंबई सिटी जो है, जिसको मुंबई शहर कहते हैं, जो बांद्रा शाम तक ख़त्म हो जाता है, वहाँ के तड़ी पार लोगों को विकरोली के उस पार भेज दिया जाता था। ये सारी डिटेल इन बुजुर्ग भाई साहब ने हमें दी, और काफ़ी सारे लोग इसलिए कांजोरा के रुक जाते थे क्योंकि शहर में वो वांटेड थे या तड़ी पार किए गए थे। तो खैर, जाते ही अशोक जोशी की मुखालफत होती है, इनके ऊपर हमला होता है। 7-8 महीने तक इलाज चलता है। उसके बाद फिर खड़े होते हैं, तो कैसे अपनी जगह वहाँ बनाता है ये शख्स, ये पूरी कहानी आपको ये भाई साहब आज सुनाएंगे। और कौन कौन लोग इनके पहले वहाँ दादा थे, बहुत बड़े दादा, जो हमें पता नहीं था, और उनके संबंध थे वरदाराजन मुरलियार, जो उस समय का सबसे बड़ा डॉन था मुंबई का। और कुछ इलाका जो था वो बड़ा राजन के नीचे था, जो छोटा राजन का उस्ताद था, लेकिन अंदर खाते बड़ा राजन भी वर्धा के साथ ही था। तो ऐसे बड़े लोगों के, जिनका ऑलरेडी कांजूर में दबदबा था, वहाँ पे आके अशोक जोशी कैसे अपनी जगह बनाते हैं, कैसे अपना साम्राज्य जो उनका चला 10 साल, वो कैसे वहाँ पे बनाया, क्या क्या हुआ, ये पूरी डिटेल आपको एक एक एपिसोड में बताएंगे। आज के एपिसोड में सबसे बड़ी बात यही है कि कांजूर में पहले से बड़े बड़े बदमाश थे, उनके साथ कैसे टकराव हुआ, ये बातें आप हमारे इन भाई साहब जिन्होंने उन बुजुर्ग की आवाज़ को खाली हिंदी में अपनी भाषा में बोला है, वो आप सुनिए। अशोक भाई जोशी उस जमाने में करनाक बंदर में रहते थे। मस्जिद बंदर, करनाक बंदर। और वो जमाने में आप अगर कुछ लफड़ा करते थे तो मुंबई के बाहर तड़ी परी हो जाती थी।
तड़ीपारी का क्षेत्र मुंबई के बाहर था, लेकिन तभी मुंबई विक्रोली के बाहर समाप्त हो जाती थी, क्योंकि ज़्यादा उपनगर में ज़्यादा वस्ती नहीं थी। तो कांजूर मार्ग एक ऐसा इलाका था कि जहाँ ज़्यादा वस्ती नहीं थी। एंग्लो इंडियंस लोग ही कुछ ही मात्रा में वहाँ रहते थे, जो उत्तन गांव से बिलोंग करते थे। और इन लोगों को वो एरिया की वहीवाट बनाने के लिए खोत, जिसको ब्रिटिशों ने इस जगह की मालमत्ता का अधिकार दिया था, उस खोत ने इन लोग को अधिकार दिया था। फिर ये लोग जो थे, जो बॉम्बे में लफड़े करते थे, तो यहाँ छुपने के लिए आ जाया करते थे। तो ऐसे ही अशोक भाई भी यहाँ आके बस गए। ये 80 के दौर की बात है। और धीरे धीरे उनके साथ भाईखला के कई लड़के लोग यहाँ आके बस गए। जब अशोक भाई जोशी कांजूर में आए, तो यहाँ भी कुछ मंजे हुए खिलाड़ी थे, जो वरद राजन मुदलियार से कांटेक्ट रखते थे। जिनमें से कुछ नाम बताऊँ तो उनके नाम है सुभाष उत्तेकर। उनका एक अशोकनगर में ग्रुप था, जूने लोग थे। नंदा शेठ सावंत, अनिल सरफरे, ऐसा उनका एक ग्रुप था। बहुत स्ट्रांग लोग थे ये लोग, जो डायरेक्ट वरदाराजन मुदलियार से कांटेक्ट रखते थे। और उनमें से जो सुभाष उत्तेकर था, वो तो इतना खूंखार था कि एक साथ 3-4 लोगों को आस मतलब आसानी से मार डाले। क्योंकि ये आदमी को मैं इसके 55 एज में देखा। अभी तो 5 साल पहले उनका डेथ हो गया, लेकिन जब मैं उनको 55 या 56 के रहेंगे, शायद उससे भी थोड़ा ज़्यादा 1-2 साल, तो वो वक्त में मुझे ऐसा लगा कि 3-4 लोगों को आसानी से मार डालेंगे। मतलब मार नहीं सकते तो भी फिर हाथापाई कर लेंगे उनसे। इतना स्ट्रांग पर्सन, चेहरा भी इतना खूंखार। पहले अशोकनगर में रहते थे, अशोकनगर के मतलब भाई थे ये लोग। और बाद में इन लोगों ने ही अशोक भाई के ऊपर हमला किया। और जो आप बोल रहे थे कि इसने हमला किया, उसने हमला किया, किसी बाहर वाले ने नहीं किया था, इन्हीं लोग ने किया था। अशोक भाई को वार करके खाड़ी में फेंक दिया था इन लोग ने। ये जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, उसके उस पर फेंक दिया था खाड़ी में। तो जो खाड़ी से नमक निकालते थे लोग, उन लोगों को अशोक भाई मिल गए और उन लोगों ने उनको औषध उपचार करके बचा लिया था। और फिर जब अशोक भाई बच गए, तो कम से कम उसमें एक 8-1 महीने का समय निकल गया था। ज़्यादा भी रहेगा, कम रहेगा, मालूम नहीं। लेकिन जब भाई वापस आ गए, तो फिर बहुत से लड़के लोग भाई के साथ जुड़ गए थे।
और फिर इन लोग को समझ में आ गया था कि अभी इधर से निकल लेना ही अपने मतलब अपने के लिए अच्छा है। तो धीरे धीरे ये लोग बाहर चले गए। और फिर भी कांजूर में ऐसे लोग थे कि मतलब उनका नाम कांजूर में किशन गवंडे था, जो जो जिसका कनेक्शन मतलब ऊपर के लेवल में था, बड़ा राजन से था। उसका भी बहुत चलता था। ये जो पाखाड़ी एरिया है वो सब किशन गवंडे हैंडल करता था। बहुत कमाल का आदमी था ये भी, किशन गवंडे। ये घोड़े को दौड़ा के मतलब घोड़े के पीठ पे बैठ के घोड़े को दौड़ा के उतर के घोड़े के साथ दौड़ता था। बहुत कमाल का आदमी था ये। और इसके भाई लोग एक एक का तो बाद में मैं बताऊंगा डिस्क्रिप्शन में कि कैसे मर्डर हो गया। फिर एक भाई अभी जिंदा है। उसके और दो भाई भी जिंदा है, लेकिन वो इससे अंडरवर्ल्ड से संबंध नहीं रखते। एक भाई है उसका अंडरवर्ल्ड से संबंध है। और वो कैसे मर गया ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन थोड़ा ड्रिंक ज़्यादा करता था, या मैं डिटेल्स निकालूंगा। लेकिन उसका वो ज़माने में बहुत चलती था। सो देखा दोस्तों आपने जिंदगी कितनी परेशानियां लेके साथ आती। एक शख्स जो पलीत से भाग के अरज से बचने के लिए दूसरी जगह पे पनाह लेता है और वहाँ पे कैसे उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और टर्फ वार जो होती है, एरिया के बॉस बनने की जो लड़ाई होती है बहुत खतरनाक होती है। और वो लोग कुछ कम खतरनाक नहीं थे। उन्होंने कैसे कोशिश की, लेकिन जब इस आदमी ने हिम्मत नहीं हारी, दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो गया, तो उस इलाके के लोग, पहले भी इसके कुछ लोग थे वहाँ पे, लेकिन जब उन्होंने देखा कुछ पुराने लोगों के काम करने के तरीके से लोकल लोग खुश नहीं थे। उनकी दादागिरी बहुत चलती थी, एक्सटॉर्शन चलती थी, छेड़छाड़ करते थे बच्चों से, औरतों से, मारा मारी करते थे। तो लोकल लोगों को लगा कि इनसे अशोक जोशी जो है कुछ बेहतर लगता है, इसका करैक्टर सही है, ये गरीबों के साथ खड़ा होता है। तो उसके साथ उनकी हमदर्दी बढ़ने लगी, होने लगी। और आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को पता चला कि अशोक जोशी की दोस्ती तो बाबू रेशम से है, इसकी दोस्ती रमा नायक से है, इसकी दोस्ती अरुण गवली से है, तो दबदबा और बनने लगा। पहले पुराने बदमाशों को लगा था कि हम इसको मारपीट करके, इसकी पिटाई करके इसको यहाँ से भगा सकते हैं। वो उनका पैंतरा फ्लॉप हो गया। ये आदमी 8-9 महीने में इलाज करवा के फिर खड़ा हो गया। उन लोगों ने तो अपने तरीके से इसको मार के फेंक ही दिया था। और वो लोग कौन थे जिन लोगों ने इसको, जो नमक की जो बनाते थे वहाँ खाड़ी में, जिन लोगों ने बचाया, उनकी बात भी आने वाले दिनों में होगी। कैसे अशोक जोशी ने उन लोगों की जिंदगी में मदद की, लेकिन वो कोई क्रिमिनल नहीं थे। वो तो बेचारे मजदूर आदमी थे, समुंदर की खाड़ी में नमक निकालते थे। तो उन्होंने देखा एक आदमी इंजर है जिसको वो जानते नहीं थे, तो उन्होंने उसका उपचार किया, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया और उसको बचाया। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ आगे आगे आने वाली। पॉलिटिक्स का चक्कर, कैसे दिलीप बुआ की एंट्री, कैसे माया डोलस की एंट्री, और बहुत कुछ मैं अभी आपको रिवील नहीं करना चाहता। आने वाले दिनों में ये सब आपको देखने को और सुनने को मिलेगा। और ये एपिसोड शायद ज़्यादा लंबे भी नहीं होंगे, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं वो सब वो भाई साहब बताएंगे जैसे जैसे। ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं है, छोटी ऑडियोज़ नहीं है, छोटी छोटी हैं। कोई 4 मिनट की है, कोई 5 मिनट की है, लेकिन उनमें फैक्ट्स बहुत हैं।
उनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन हम करेंगे आपको पूरी तरह समझाने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा लंबाई नहीं मिलेगी, क्योंकि वो रेपिटेशन बहुत हो जाएगी उसमें। कुछ छोटे छोटे सेगमेंट बनाएंगे एक एक इश्यू को लेके, ताकि एक इंटरेस्ट जो होता है कहानी का वो बना रहे। बनाने को तो आप 2 एपिसोड में पूरी बातचीत उनकी आपको सुना सकते थे, लेकिन बहुत सी बातें जो डिस्कस करने वाली होती हैं वो रह जाती हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे फैक्ट हैं जो हमें नहीं पता था, शायद आप लोगों में से भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो उनकी बात करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। और उसका आगे जाके असर क्या हुआ, ये वरदाराजन एंगल का आगे क्या असर होता है, ये तीनों बीआरए गैंग वालों से दोस्ती का असर क्या हुआ, छोटा राजन के साथ कैसे पगे बढ़े, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। सो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज का एपिसोड भी छोटा ही है, आपको देखने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, लेकिन काम की बातें हैं। और अपने व्यूज़ हमें ज़रूर दीजिए। इसमें अगर आपको कोई और बात मालूम हो, आप चाहते हो कि इस कड़ी में वो इन्फॉर्मेशन ऐड हो सकती है, तो वो भी कृपा करके हमें ज़रूर भेजिए। हम उसको भी इस सीरीज़ में इनकॉर्पोरेट करेंगे। और आने वाले दिनों में आशा करते हैं कि आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी जो हौसला अफजाई आप करते हो उससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है और काम करने की। नहीं तो बहुत बार तो दिल करता है कि सब छोड़ छाड़ के आराम किया जाए, बहुत हो गया, क्या करना है, अभी जितना काम कर लिया बहुत है, कुछ और करके देखते हैं। लेकिन फिर जब आपकी याद आती है तो काम करने की हिम्मत हो जाती है। आज भी मैं एपिसोड नहीं बनाना चाहता था, इतनी ठंडी है मोहाली में, चंडीगढ़ में जहाँ मैं रहता हूँ। अभी इस वक्त का टेम्परेचर, जब शाम के 6:30 बजे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो 12 डिग्री टेम्परेचर है। अब रात को ये चला जाएगा 3-4 डिग्री तक। इतनी ठंडी, आप खिड़की दरवाज़ा खोल नहीं सकते, हीटर लगाओ तो हुम्मस पैदा होती है, आदत नहीं है हमें, तो थोड़ा ठंडी का मज़ा भी ले रहे हैं, लेकिन परेशानी भी बहुत है। हाथ पांव बराबर काम नहीं करते, सुन्न हो जाते हैं, इतनी ठंड है जहाँ पे 12 डिग्री टेम्परेचर बहुत होता है। मुंबई में आदत पड़ी थी 34, 35, 37, 40 डिग्री, पसीना आता था तो भी अच्छा लगता था। यहाँ तो ना पसीना आता है, ना पानी पीने को दिल करता है, डिहाइड्रेशन होती नहीं, पानी भी नहीं पी सकते आप, चाय पी लो 3-4 बार दिन में, बाहर कहीं जा नहीं सकते, इतनी ठंडी हवा चलती है बाहर कि नाक कान सब सुन्न हो जाते हैं। तो इसलिए घर के अंदर कैद हैं काफ़ी दिनों से, और भी कैद रहेंगे। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि ये कांजुर की सीरीज़ कंप्लीट कर ली हमने घर में बैठ के, मुंबई के हमारे दोस्तों से राब्ता कायम करके। तो आज के दिन के लिए इतना काफ़ी। इंतज़ार कीजिए आने वाले दिनों में सीरीज़ के क्या क्या नए खुलासे होते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।